चलिए हाय दोस्तों, ये क्लास 10 का ज्योग्राफी का बुक है। तो इसमें हम जितना भी इस पाठ का यानी पहले का पाठ इकाई जो है यानी संसाधन एवं उपयोग, तो भारत की संसाधन एवं उपयोग, इसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर बनते हैं सभी चैप्टर को इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे यानी लिखा है संसाधन एवं उपयोग। चलिए इस वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, चलिए इस बुक का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा यानी कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, यानी कोयला के बारे में पूछ रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। तो नवीकरणीय का मतलब आप लोग जानते हैं कि वह ऐसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग कर लेने के बाद फिर दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक ही बार उपयोग करेंगे फिर यह समाप्त हो जाएगा, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। और फिर दोबारा उपयोग करेंगे उसे नवीकरणीय कहेंगे। अजैव का मतलब होता है इसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। अजैव का मतलब होता है इसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है। तो चलिए बताइए कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला हमारा जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। ये अनवीकरणीय संसाधन ये एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। चलिए दूसरे का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा का क्वेश्चन हमारा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यानी सौर ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। तो सौर ऊर्जा जो है यानी इसमें से कौन सा संसाधन है, मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। तो इसमें हमारा बी नंबर सही होगा, ठीक ना। यानी पुनः पूर्ति योग्य, यानी पुनः पूर्ति जो योग्य जो है यह हमारा क्या है, सौर ऊर्जा संसाधन है। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर की क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, यानी तट रेखा है और तट रेखा से पूछ रहा है कितने किलोमीटर तक यानी सीमा जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो यानी ऑप्शन दिया है 100 NMA यानी 200 NMA यानी 150 NM और 250 NM। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा बी नंबर 200 यानी NM, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। देखिए ये एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक ना। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, देखिए ऑप्शन दिया है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें बी नंबर जो है ए आंसर सही होगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होता है। तो कह रहा है कि समुद्री जो क्षेत्र है इसका राजनीतिक जो सीमा जो है वह कितने किलोमीटर क्षेत्र तक क्या होता है, राष्ट्रीय संपदा मतलब निहित होता है। तो वह 12.2 किलोमीटर, ठीक ना। यानी ऑप्शन इसका क्या है, सी सही है। चलिए इस पाठ में जितने भी अंदर का क्वेश्चन है उसको हम इसी वीडियो में करा देते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी पूछेगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं यह कथन किसका है। तो हमारा यहाँ आंसर होगा जिमरमैन, यानी जिमरमैन। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यानी कहे हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है, तो यह जिमरमैन का कथन है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख, चलिए अब यहाँ से हम समझेंगे। करें कि संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में पूछेगा। तो संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। देखिए यानी संसाधन को अलग अलग आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक ना, यानी उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैव और अजैव ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 नंबर उपयोगिता के आधार पर, यानी उपयोगिता के आधार पे संसाधन होता है 2 प्रकार के, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। चलिए चलते हैं 3 नंबर स्वामित्व के आधार पर। देखिए स्वामित्व के आधार पर जो होता है ना, संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, एक व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कि विकास की स्थिति के आधार पे, विकास की स्थिति के आधार पे संसाधन को भी 4 भागों में बांटा गया है, एक संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। अगर आपको पूछेगा
कि विकास की स्थिति के आधार पे संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 प्रकार के। यानी विकास की स्थिति के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 प्रकार का, जैव और अजैव। चलिए इसका डेफिनेशन हम जान लेते हैं कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं, जिसमें सजीवों का गुण पाया जाएगा। अजैव की प्राप्ति कहाँ से होगी, निर्जीव वस्तुओं से, जिसमें निर्जीव वस्तुओं की गुण पाया जाएगा। तो यहाँ पर पूछेगा उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को, तो जैव और अजैव 2 गो। उपयुक्तता के आधार पे यानी संसाधन को पूछेगा तो 2 प्रकार के, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। चलिए इसको भी देखिए, यानी नवीकरणीय का मतलब क्या, कि वैसा संसाधन, इसका मतलब समझिएगा नया, इसका मतलब पुराना। तो वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग कर लेने के बाद फिर दोबारा उपयोग कर सकते हैं, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसका अंतर्गत आएगा सौर ऊर्जा, प्रकाश, हवा आ जाएगा, एक का मतलब समाप्त होने लगा ये। अनवीकरणीय का मतलब इसका उल्टा कर दीजिएगा, इसका उपयोग नहीं करेंगे दोबारा। जैसे कोयला हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ठीक ना, ये एक बार उपयोग करेंगे जल जाएगा। स्वामित्व के आधार पर यानी व्यक्तिगत संसाधन, ठीक ना। चलिए व्यक्तिगत संसाधन का डिफिनेशन में यहाँ तुम लोग के लिए यहाँ देखिए, यानी व्यक्तिगत संसाधन का है कि ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, ठीक ना। यानी व्यक्तिगत का मतलब निजी, यानी निजी वैसा संसाधन जिसपे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन जानते हैं, ठीक ना, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में बाग, जैसे में यहाँ पे बाग, बगीचा, कुआं इत्यादि, ये सब क्या है, ये निजी संसाधन है। चलिए समुदाय का डेफिनेशन हम समझाते हैं कि समुदाय का मतलब क्या हो। समुदाय का मतलब होता है ना कि जो भी काम किया जाएगा वह एक सामुदायिक लोगों के लिए किया जाएगा। तो ऐसा संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिनका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, ठीक ना। जैसे गांव का चरण भूमि हो गया, शमशान घाट हो गया, मंदिर, मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। क्या इस पे मंदिर जो है, क्या इस पे एक ही व्यक्ति का हक रहता है, नहीं, यानी ये सामुदायिक हो गया, सभी व्यक्ति का हक रहेगा। मस्जिद पर सभी व्यक्ति का रहता है, परिसर, सामुदायिक भवन, जो तालाब जो होता है, इस पर सब व्यक्ति का हक रहता है, उसी को बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। चलिए इसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। चलिए इसका डिफिनेशन हम फिर करा। चलिए देखिए, राष्ट्रीय संसाधन है यानी किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीवों एवं समुद्री जीव, यानी 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक, यानी जो भी इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। चलिए अब पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, यानी इसका नियंत्रण कौन करेगी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी, जो तट रेखा से ना 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधित्व नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। चलिए अब हमारा चौथा है, करे कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, संभाव्य, विकसित, भंडार, संचित। संभाव्य का संसाधन का मतलब हम समझेंगे। संभाव्य का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिससे उपयोग में लाने की संभावना होती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज जो है, जिनका उल्लेखन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। देखिए संभाव्य का मतलब क्या है कि ये वैसा संसाधन जो मौजूद है लेकिन तकनीक का विकास नहीं किया गया है, जिसके कारण इस संसाधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये भविष्य में भी इसका उपयोग करने की संभावना बनी रहती है, उसी को बोलेंगे संभाव्य संसाधन। तो एक बार और समझ लीजिए, संभावित संसाधन का मतलब क्या कि संभावना, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तकनीक का विकास हो जाने के कारण इसे भविष्य में उपयोग करने की संभावना बन जाती है, उसी को बोलेंगे संभावित संसाधन। चलिए दूसरा का है विकसित संसाधन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए विकसित का मतलब क्या है कि विकास कर चुका है, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण प्राप्त उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, ठीक ना। मतलब वैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका है और इसका उपयोग हम सब करते हैं, उसी को विकसित संसाधन कहते हैं। चलिए अब भंडार के बारे में जानेंगे। देखिए भंडार कह रहा है ना कि ऐसे संसाधन
पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं, ठीक ना। उसी को उपयोग हेतु उपयोग प्रौद्योगिकी एवं अभाव में इन्हें केवल भंडारी संसाधन के रूप में देखा जाता है, जैसे जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या एक यौगिक है, इसी को बोलेंगे भंडारण संसाधन। पढ़ेंगे संचित। देखिए संचित जो को संसाधन जो है ना, ये भी एक क्या है, भंडार संसाधन के भी अंश है, जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं है, ठीक ना। यानी संचित को संसाधन जो है वह एक भंडार संसाधन के भी अंश है, ठीक ना। यानी इसको सुरक्षित रखेंगे, ठीक ना, जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग लाने में जाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए हम संसाधन के वर्गीकरण के बारे में एक एक करके और सबका भी डिफिनीशन हम यहाँ करा देंगे। चले अब हम इसमें और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अंदर का जो बनता है उसको कराते हैं, जो एग्जाम के दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वह एग्जाम के दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए कह कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन को 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम यानी में विश्व शिखर सम्मेलन को कितना ईस्वी में आयोजित किया गया, तो सीधा हमारा आंसर होगा 1972 ईस्वी में, ठीक ना। यानी 1972 ईस्वी में जो है स्टॉकहोम को क्या किया था, यानी में विश्व शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था। देखा कि इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। यानी जो पर्यावरण दिवस कहेगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक ना। यानी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को, याद रखिएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। देखिए ये पृथ्वी सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा है, कहेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी 1992 ईस्वी में हुआ था। यानी कब हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक ना। यानी रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक ना। और इसमें विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था और इस सम्मेलन में कितने विकसित एवं विकासशील देश यानी प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक ना। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 1992 ईस्वी में हुआ और पूछा कहाँ, रियो डी जेनेरो में हुआ था। और कह रहे हैं कि विकसित एवं विकासशील देश यानी विकसित एवं विकासशील जो देश लगभग 100 प्रतिनिधि क्या कहते थे, मतलब इसमें भाग लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह 1997 ईस्वी में हुआ था, 1997 ईस्वी में, याद रखिए इसको। और न्यूयॉर्क में हुआ था, कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक ना। यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक इसके 5 वर्ष बाद ये यानी सम्मेलन जो है, ठीक ना, यानी 5 वर्ष बाद आयोजित किया गया था, जिसे प्लस 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। समझ में आएगा। देखो अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो क्योटो सम्मेलन जो है 1997 ईस्वी में हुआ था। देखिए इसका कुछ उद्देश्य था कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 169 देश ने भाग लिया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो दिसंबर 1997 हुआ था। कब हुआ था, तो पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यह था कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ठीक ना, इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था। लेकिन इसमें जापान के क्योटो में क्या हुआ था, यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में समझेंगे कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो देखिए जो तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन जो है इसका आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त 4 दिसंबर 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह कितना ईस्वी में और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये देखिए ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह 4 सितंबर 2002 ईस्वी में और जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। चलिए इसके बाद वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम हल